हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। एमपी बोर्ड और एनसीईआरटीज़ की जो 3 मार्कर की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप के लाभ। इससे पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें हम कांद्र शैल, अवसादी शैल, आग्नेय शैल और भूकंप इत्यादि चीज़ें पढ़ चुके थे। तो आज हम आगे डिस्कस करते हैं भूकंप के लाभ। 3 मार्कर में आ सकता है कि भूकंप के लाभ बताइए, या भूकंप आने के बाद या भूकंप आने से भूमि को क्या हेल्प मिलती है, क्या लाभ है भूमि को। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं 3 मार्कर के। तो कैसे लिखेंगे हम भूकंप के लाभ। इससे उपजाऊ भूमि, इसको ऐसा सेम करेंगे हम। पहला, इससे उपजाऊ भूमि जो है उभर कर आती है। दूसरा, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। तीसरा क्या लिखेंगे, बहुमूल्य खनिज पदार्थ जो हैं वो धरातल पर आ जाते हैं भूकंप आने के पश्चात। फोर्थ हम इसमें लिखेंगे जो नीचे हो जाने वाले जो भू भाग हैं उन पर क्या होता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। जब भूकंप आता है तो कुछ भाग जो है ऊपर उठते हैं और कुछ नीचे चले जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, नए भूभागों का निर्माण होता है, झीलों का निर्माण होता है। तो इस तरह से भूकंप के लाभ हम इस तरह से एरो बना के 4 पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वलन। पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा शैलों में लहरनुमा आड़े तिरछे मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन कहते हैं। देखिए, जब संपीड़ित बल होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो उसमें अपनति और अभिनति होती है। मतलब इस तरह से जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह का कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ इस तरह की हरकत होती है, वलन पड़ते हैं, ऊपर नीचे होती हैं, उनमें बल आता है। तो क्या होता है, शैलों में जो पत्थर है, चट्टानें हैं, उनमें क्या है, लहरनुमा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपनति और अभिनति लिखा है, तो लहरनुमा आड़े तिरछे मोड़ पड़ जाते हैं। तो इस तरह के जो मोड़ होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, वलन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भ्रंशन। क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भूपृष्ठ है उसका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है। इसी से क्या होता है, भ्रंश घाटी या खंड पर्वत का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, तनाव बल होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, तनाव बल, जिसकी वजह से क्या है, जो आसपास की ये पोर्शन है, ये क्या होता है, एक दूसरे से दूर हो रहा है, जिसके फलस्वरूप बीच का पोर्शन या तो वो नीचे धंस जाता है और साइड का पोर्शन ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है हमें। तो ये क्या है, भ्रंशन, और इन्हीं के फलस्वरूप भ्रंश घाटी या खंड पर्वत के निर्माण होता है। अगला हमारा है अपक्षय। एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। इस प्रक्रिया में ऋतुओं का भी सहयोग होता है, इसलिए इसे ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा अपक्षय। अगला है हमारा रासायनिक अपक्षय। रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जलों में घुल जाती हैं या बिखर जाती हैं या गल जाती हैं या उनमें जंग खा जाती है और अपने जो मूल स्वरूप है उसे वो खो देती हैं। और क्या होता है, या तो फिर वो चूर्ण बनकर नए पदार्थों को जन्म देती है। इस क्रिया को ही हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। मतलब जो केमिकल इक्वेशंस के फलस्वरूप उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है और अपने वो मूल स्वरूप से चेंज होकर किसी दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वो क्या क्यों होता है, तो रासायनिक अपक्षय के कारण होता है। अगला है इसी क्रम में हमारा तल संतुलन। धरातल के चौरस और समतल होने को तल संतुलन कहते हैं। इसमें निम्नीकरण और अधिवृद्धि दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। निम्नीकरण क्या है, तो अपर्दन के द्वारा धरातल के घिसने को निम्नीकरण कहते हैं। जब भी अपर्दन होता है, अपर्दन कैसे हो सकता है, आप वायु से, जल से, तो विभिन्न प्रकार के द्वारा अपर्दन होता है। तो जो उसका तल होता है उसमें क्या होता है, अपक्षय होता है, धीरे धीरे वो घिसता है, घिसावट होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, निम्नीकरण कहते हैं। तथा गड्ढों को भरकर ऊंचा करने की प्रक्रिया को अधिवृद्धि कहते हैं। नदी मार्ग क्या होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। नदी को 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ऐसे ही नदी के 3 कार्य क्षेत्र भी हैं। ऊपरी भाग में अपर्दन एवं परिवहन, मध्य भाग में परिवहन, अपर्दन और निक्षेपण तथा निम्न भाग में निक्षेपण होता है। नदी की परिवहन क्षमता क्या होती है, उसके वेग, जल की मात्रा, उसमें बहने वाले टुकड़े या कणों के आकार पर निर्भर करती है। तो ये क्या है, नदी की परिवहन क्षमता है। अगला है हमारा जलोढ़ पंख। क्या है जलोढ़ पंख, नदी के समतल मैदानी भाग में प्रवेश करने पर उसका वेग घटता है। जैसे ही जो नदी है वो समतल या मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसका वेग कैसा होता है, घट जाता है।
उसके भार वहन क्षमता जो होती है वो भी कम हो जाती है। इससे क्या होता है, भारी पदार्थ पर्वत है ना, पर्वतपतीय भागों में अर्धवृत्ताकार पंख के रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम क्या जलोढ़ पंख कहते हैं। जैसे ये है, ऊपर से आया, अब यहाँ समतल भागों में था तो ये ऐसे, ये इस तरह से ये पंखनुमा एक संरचना सी बन जाती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। अगला है इसी क्रम में हमारा गोखुर झील। जब नदी खुले समतल मैदान में बहती है तो उसके प्रवाह का वेग बहुत ही मंद हो जाता है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा। जरा सी रुकावट से प्रवाह इधर उधर मुड़ जाता है। यह नदी मार्ग अत्यंत घुमावदार हो जाता है और इन घुमावों को विसर्प कहते हैं। तो यही हमारा क्या है, गोखुर झील है। अगला देखते हैं तटबंध। मैदानी भाग में नदी के किनारों, दोनों किनारों पर बने लंबे टीलों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अगला है डेल्टा। जब नदी निचले भाग में किसी झील या समुद्र में मिलती है, निचले भाग में जब किसी झील या समुद्र में मिलती है तो उसका वेग बहुत ही मंद हो जाता है। ऐसी अवस्था में नदी अपना समस्त भार मुहाने पर बिछा देती है, छोड़ देती है। तो नदी की धार अनेक उपधाराओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार जो बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा, है ना। डेल्टा जो होते हैं वो चापाकार, पंजाकार और पंखाकार होते हैं। जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा। जैसे हिमपात। जिन प्रदेशों में तापमान सदैव हिमांक से नीचे रहता है वहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है, इसी को क्या बोलते हैं, हिमपात, मतलब हिम का गिरना। अगला है हिमानी। हिम की गतिशील राशि को हिमानी कहते हैं। ये खिसकती हुई हिम राशि को हिमानी या हिमनदी भी कहा जाता है। अगला है भूमिगत जल। वर्षा का जल और हिम से पिघला जल जब रिस कर भूमि के अंदर एकत्रित हो जाता है तो वह भूमिगत जल कहलाता है। संतृप्त चट्टानें। भूमिगत जल को धारण करने वाली चट्टानों को संतृप्त चट्टान कहते हैं। जल स्तर क्या होता है, भूमिगत जल का वह तल जिसके नीचे चट्टानें जल से पूरी तरह से भरी होती हैं, भूमिगत जल स्तर कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जल स्रोत। चट्टानों या शैलों की दरारों या छिद्रों से द्रव चलित दबाव के कारण भूमिगत जल स्वतः धरातल पर निकलने को जल स्रोत कहते हैं। अगला है हमारा गीज़र। भूगर्भिक गर्मी से जिन गर्म जल स्रोतों का जल बड़े वेग से फव्वारे की भांति बाहर फूट पड़ता है उनको क्या कहते हैं, गीज़र कहते हैं। ये क्वेश्चन प्री में भी आता है और कि सबसे बड़ा जो विश्व प्रसिद्ध गीज़र है वो कौन सा है, तो अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गीज़र जो है वो विश्व प्रसिद्ध गीज़र है। अगला है हमारा इसी में कास्ट स्थलाकृतियाँ। चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृति को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। अब जो कास्ट स्थलाकृति है, अगर आपको याद हो यूनिट 10 के मैंने आपको 3 मार्कर्स कराए थे, तो उसमें आपका जो यूनिट 10 है पेपर 3 की, वो भी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है लगभग। तो उसमें ही हमने जब स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे कि कास्ट स्थलाकृति क्या होती है, और ये मेंस में 200 शब्दों का प्रश्न भी बन सकता है। और 100 शब्दों में आएगा तो हम सिर्फ जितनी भी कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं वो क्या होती हैं ये डेफिनेशन लिख के उनके सिर्फ प्रकार या उनके सिर्फ नाम लिखेंगे, उनके अंदर की डिटेल्स नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये 3 मार्कर्स हैं। कल लास्ट इसका एक वीडियो रहेगा और फिर आपका जो MP बोर्ड और NCERT बेस्ड जो ये 3 मार्कर की सीरीज़ चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। और इसका जो PDF है, अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी फुल PDF कल पोस्ट की जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो ये 3 मार्कर का सीरीज़ था ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स MPPSC प्री के नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर वो मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। नोट्स की जो प्राइस है वो 1800 है अभी, सिर्फ और सिर्फ 15 अक्टूबर तक हार्ड कॉपी की। इसके बाद जो है नोट्स की प्राइस डबल हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।